नमस्कार। आज हम लोग यूक्रेन में हमारे फंसे हुए स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जैसे कि आप देख रहे हैं 20 तारीख से एस्केलेशन हुई है और रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पे अटैक किया। और उससे पहले 15 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक नोटिफिकेशन जारी हुई। उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल स्टूडेंट्स ना करें और बहुत ज़रूरी हो तो ट्रैवल करें। हालांकि 15 फरवरी को ही ये नोटिफिकेशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को दे देनी चाहिए थी कि जो लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं, वो अपनी एम्बेसी में, अपने जो नियरेस्ट एम्बेसी ऑफिस है वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको इवैक्यूएट किया जाना चाहिए था यूक्रेन से। पर ऐसा नहीं किया गया और अब हालात ये हैं कि 20 तारीख को जब फ्लाइट्स रिज्यूम हुई, एयर इंडिया की तो फ्लाइट एक ही चलती है डायरेक्ट जो यूक्रेन से न्यू दिल्ली की थी, तो उन्होंने 3 फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट की 18 तारीख के बाद। तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 20 तारीख के बाद यूक्रेन ने जो है रशिया का एयर स्पेस शट डाउन कर दिया। रशिया ने अटैक किया तो यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस शट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से जो कमर्शियल फ्लाइट्स थी वो चलना बंद हो गई। जब एम्बेसीज ने बहुत लेट रिएक्शन दिया क्योंकि भारत सरकार से शायद उनको क्लियर सिग्नल नहीं थे, जिसकी वजह से ये सब जो है गड़बड़ हुई है। अब हालात ये हैं कि जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप पोलैंड के बॉर्डर्स पे, रोमानिया के बॉर्डर पे, हंगरी के बॉर्डर पे किसी भी तरीके से पहुंच जाइए, वहां हम आपको इवैक्यूएट कर लेंगे। ये बात आज से करीब 6-7 दिन पहले की है, 22, 23, 24 तारीख की। अब उसमें स्टूडेंट्स किसी तरीके से, कोई बस से, कोई ट्रक से, कोई कार हायर करके, मैंने ऐसे भी लोगों को सुना कि उन्होंने एक एक गाड़ी जो है, एक एक गाड़ी में 8-8, 10-10 लोग, 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर देके उन्होंने ड्राइवर्स को रिक्वेस्ट करके वो बॉर्डर्स तक पहुंचे। उनके पास ना खाने पीने का साधन था, ना कुछ समाधान था। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं किस तरीके का पलायन हो रहा है। जब वो बॉर्डर्स पे पहुंचे तो वहां एम्बेसी ऑफिशियल्स मौजूद नहीं थे, और क्योंकि एम्बेसी ऑफिशियल्स मौजूद नहीं थे तो उनको कोई इमिग्रेशन नहीं मिली। आपको पता है यूरोप में इमिग्रेशन जो है वो कितनी डिफिकल्ट है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकते, वो भी वॉर लाइक सिचुएशन में। अब जो यूक्रेन में स्टूडेंट्स फंसे हैं वो पोलैंड के में कैसे भीतर जाएंगे, रोमानिया में कैसे जाएंगे, तो वहां पे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया और ऑफिशियल्स कहीं नजर नहीं आए, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स वहां 3-3, 4-4 दिन इतनी ठंड में, जहां बर्फबारी हो रही है, टेम्परेचर -20, -15, -14 डिग्रीज तक जा रहा है, वहां पे इतनी बर्फबारी में ओपन में आग जला के किसी तरीके से अपना, आप समझ ही सकते हैं कि उन पे क्या गुजरी होगी। और अब हालात ये हैं कि 6-7 फ्लाइट्स, करीब 1500 से 2000 स्टूडेंट्स को 6-7 फ्लाइट्स में ले जाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बिजी रहे, योगी महाराज के इलेक्शन में बिजी रहे। उन्होंने इस पे सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में उन्होंने अपना इनवॉइस भेजे जनरल वीके सिंह को, स्मृति ईरानी को, गिरिराज सिंह को, और जो एयरलाइंस इनके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इनको भेजा गया वहां पे इनवॉइस बना के, पोलैंड बॉर्डर पे, रोमानिया बॉर्डर पे, और उनको वहां इंडिगो की और एयर इंडिया की फ्लाइट से किसी तरीके से वहां से वापस भारत भेजा जा रहा है। अभी वहां के स्टूडेंट्स से अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर हमें रोमानिया बॉर्डर से अगर फ्लाइट बुडापेस्ट से या हंगरी से या वहां से अगर हमें फ्लाइट पे वापस भेजा जा भी रहा है, तो ये बात माननी होगी कि हम लोग खुद ही मेहनत करके यूक्रेन से यहाँ पहुंचे अपनी जान हथेली पर, इसमें सरकार की कोई मदद नहीं की। तो इसको इवैक्यूएशन प्रोसीजर ना कहा जाए, इसको ये ना कहा जाए, मंत्री लोग इसका वो ना करें कि ये इवैक्यूएशन हमने कराई है। वो तो सिंपली एक सेफ एरिया में आके उन्होंने हमें फ्लाइट पे चढ़ा के भेज दिया। हालांकि ये सुनने में आ रहा था कि शुरू में जब ये फ्लाइट्स भेजी गई थी यूक्रेन में स्टूडेंट्स को, तो 3 फ्लाइट्स जो थी वो अनाउंस की गई। उनकी महंगी टिकटें थी, बहुत महंगी टिकटें थी, कुछ बच्चे अफोर्ड कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, और वो टिकट ओवर बुक्ड हो गई। तो 3 फ्लाइट्स के बाद, फिर उसके बाद जब दूसरा जत्था 3 फ्लाइट्स का आना था 20 तारीख के बाद, तो वो फ्लाइट्स आ ही नहीं पाई। और अब किस तरीके से जो स्टूडेंट्स बॉर्डर पे वेट कर रहे हैं, जिनको वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स या वहाँ के जो लोकल मेयर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है जिस तरीके से बचा रहे हैं, तो वो उनको रजिस्टर करके इंडियन एम्बेसी के थ्रू उनको टिकट्स देके भिजवा रहे हैं वापस ले ही। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत गुस्सा है, और यहाँ तक भी बात सुनने को आई कि रशिया यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स को एक ढाल बना के रखा जा रहा है ताकि रशिया ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। ये भी बात
सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के थ्रू सामने आई। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये वीडियो 1 देखिए। भाई तो अभी ये सिचुएशन है कि हम सब पैनिक में, हमें ना अंदर घुसने दिया जा रहा है और साफ बोला जा रहा है कि इंडियंस नहीं चाहिए, इंडियंस नॉट अलाउड, ना दरवाजे खोले जा रहे ट्रेन के। आप देख सकते हो मेरे साथ और भी मेरे सारे दोस्त हैं, हम सब सुबह से लगे हुए 3 घंटे से लाइन में खड़े थे। की तादाद में इंडियंस यहाँ मौजूद है और यहाँ नाम बोल रहे हैं कि ये लोग बोला जा रहा है इंडियंस बैक ऑफ। 2 ट्रेन चली गई और मतलब दरवाजा ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोल रहे, पूरा रेसिंग चल रहा है इधर, पूरा का पूरा रेसिंग। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये स्टूडेंट जो है वो एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ा है। ये ट्रेन स्टेशन जो है वहाँ कोलोंडा के पास है और ये वहाँ से ट्रेन जो है रोमानिया बॉर्डर, यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रही है, खार्किव से लीव की तरफ जा रही है। और वहाँ पे इन स्टूडेंट्स को ट्रेन पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा। वो ये कह रहे हैं कि हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो वो हमको ट्रेन पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी आप वेट कीजिए। तो इसको समझना पड़ेगा कि इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों यूक्रेन में रोका जा रहा है और क्या वजह है। या हो सकता है वो ट्रेन ऑलरेडी फुल हो इसलिए बच्चों को नहीं चढ़ने दिया गया हो। उसमें एग्जैक्ट सच्चाई क्या है ये तो जानकारी हमें कुछ समय बाद ही मिल सकेगी। अब आप ये वीडियो 2 देखिए। तो ये हैं पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं। हम 4 इंडियन हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खार्किव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज़्यादा ढूंढा, कोई भी नहीं था। जैसे कि आपने इस वीडियो 2 में देखा कि एक बच्चा जो है वो एक कैंटीन में बैठा हुआ है कहीं और वो 4 बच्चे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं और बाकी वहाँ कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि रोमानिया में हम मौजूद हैं और वहाँ पे कोई भी इंडियन ऑफिशियल एम्बेसी का मौजूद नहीं है। इंडियन एम्बेसी रोमानिया की पहले ही इवैक्यूएट कराई जा चुकी है। तो जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो किसको फोन करें, कहाँ फोन करें, किससे बात करें, ये अभी तक स्टेटस ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। सिंस उनकी वार्ता ही नहीं हो पा रही ऑफिशियल्स के साथ तो वो हेल्प कैसे करेंगे। जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो बनाया उसका ये कहना है कि पाकिस्तान एम्बेसी और उनके ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे, उनकी वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ हम लोग जो है हमें किसी तरीके से वहाँ पे खाना और व्यवस्था प्रोवाइड की जा रही है। इंडियन ऑफिशियल्स की हम वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई वहाँ मौजूद नहीं है, कोई आया नहीं है सामने। तो ये एक देखिए कि उनको हेल्प पोलैंड में मतलब वहाँ से अगर उनको पोलैंड जाना हो या पोलैंड में हेल्प लेनी हो तो वो किसके पास जाएं। तो इस वजह से वो लोग स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं, कोई इंडियन ऑफिशियल उनको कॉन्टैक्ट करेंगे। अब आप ये वीडियो 3 देखिए। फिर ले ये नाम भी छोड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलोडना करके एक जगह है, वहां पे ये उसी ट्रेन में बच्चे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अगले स्टेशन तक खार्किव से लीव तक हमें ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ शायद इंडियन ऑफिशियल्स कोई मौजूद होंगे तो वहाँ से हमें कोई हेल्प मिल जाएगी और वहाँ से हम फ्लाई आउट हो जाएंगे। पर वहाँ पे क्योंकि ट्रेन पे ज़्यादा लोग होने की वजह से उनको वो चढ़ने नहीं दिया जा रहा और बच्चे कह रहे हैं कि हम इंडियंस हैं इसलिए हमको उस ट्रेन पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है और इंडियन हाई कमिश्नर को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए और पोलैंड और रोमानिया और यूक्रेन की सरकारों से बात करके अपने स्टूडेंट्स को सिक्योर करना चाहिए। क्योंकि जब वॉर जोन होता है, जब मिसाइल गिरता है, जब गोली चलती है तो ये नहीं देखा जाता कि वो गोली किस पे चली है, वो किस बिल्डिंग पे वो मिसाइल गिरा है और कितने सिविलियंस मारे गए। तो इसमें हानि और भी हो सकती है। जैसे कि आपने देखा कि कर्नाटका का एक मेडिकल स्टूडेंट नवीन किस तरीके से सुपरमार्केट के बाहर खड़ा होके खाना लेने की वेट कर रहा था, बंकर्स में थे, रात भर वो बंकर्स में रहे। उसके साथी का कहना था कि हमें 2 दिन से खाना नहीं मिला था, हम रात से भूखे थे। तो अगले दिन नवीन सबके लिए कुछ खाना लेने गया और सुपरमार्केट लाइन में खड़ा था जब वो मिसाइल उस बिल्डिंग पे गिरा और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हम लोग को देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से
हम अपने स्टूडेंट्स को सिक्योर करके उनको वापस बुला सकते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। एक एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि जो नीट एग्जाम में फेल हो जाते हैं वो यूक्रेन में जाके पढ़ते हैं, हालांकि ये कहना गलत है। आपको पता है कि मेडिकल सीटें जो हैं हिंदुस्तान में प्राइवेट भी अब तो 5 टाइम्स ऑफ गवर्नमेंट हो गई हैं, तो उसके बावजूद सीटें बढ़ती नहीं हैं और महंगा है मेडिकल पढ़ना हमारे देश में। 30 से 40 लाख रुपए खर्चा हो जाता है साल का। हालांकि यूक्रेन में उससे 1/10 पे बच्चे पढ़ लेते हैं, तो वहाँ की यूक्रेन की डिग्री भी वैलिड है, वहाँ से वापस आके अपना एग्जाम पास करके यहाँ पे अपना मेडिकल प्रोफेशन में अपना करते हैं बच्चे। तो यूक्रेन में बच्चे अपनी चॉइस से नहीं जाते, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी जाते हैं। तो ऐसा कह देना कि ये बच्चे जो हैं वो मेडिसिन करने इसलिए गए क्योंकि वो एग्जाम नहीं पास कर पाए हिंदुस्तान में, तो ये एक बहुत ही गलत विषय है, ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो 4 चलाइए जरा। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि वहाँ सुमी यूनिवर्सिटी यूक्रेन में थी। आज से 2 दिन पहले वहाँ पे बहुत एक्सप्लोजन्स कैंपस के अंदर जो थे, वो सामने ही मिसाइल्स जो दे दागे जा रहे थे, तो इतना एक्सप्लोजन था कि बच्चे यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल में कितना डर गए होंगे, इसका आप यकीन नहीं लगा सकते। कितने पेरेंट्स हैं जो वरिड हैं, जो अपने बच्चों को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए या फोन के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए। कई बार नेटवर्क होता है तो बच्चों से बात कर पाते हैं, कई बार नेटवर्क नहीं होता है तो बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे विषय हैं, इशू हैं इसमें। गवर्नमेंट को और थोड़ा सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट वॉर रूम लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, और जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको कांटेक्ट करके उनको हेल्पलाइन के जरिए उनको अपने पेरेंट्स से, उनके अपने परिवार के लोगों से उनको कांटेक्ट कराना चाहिए। क्योंकि आप मान सकते हैं कि जब बच्चा एक वॉर जोन में हो और वो भी दूसरे देश में 7 समंदर पार हो, तो उन माँ बाप पे क्या गुजरेगी। हालांकि इलेक्शन प्रोसेस जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अभी 6ठे चरण का इलेक्शन आज हुआ है और 7वें चरण का इलेक्शन 7 तारीख को, 10 तारीख को रिजल्ट है। तो सरकार के बहुत सारे लोग इस इलेक्शन प्रोसेस में भी लगे हैं, शायद इसकी वजह से भी सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे सरकार को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और सारी ऑफिशियल मशीनरी और जितनी भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोग हैं, फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो 5 है, इसे देखिए जरा। इसमें जैसे कि आपने देखा कि एक स्टूडेंट ने ये वीडियो बनाया है, वो ये कह रही है कि रोमानिया यूक्रेन बॉर्डर पे हम पिछले 36 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं जैसे बर्फबारी भी हो रही है वहाँ पे, किस तरीके के हालात में बच्चे, ना उनके पास खाने का सामान है, ना उनके पास सोने की जगह है, और खुली छत के नीचे इतनी ठंड में वो बच्चे वेट कर रहे हैं। तो सरकार को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। अभी जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि रशिया सेकेंड राउंड ऑफ टॉक उन्होंने यूक्रेन के साथ शुरू कर दी है। कंक्लूजन क्या निकलेगा अभी कुछ कह नहीं सकते। और अंतर्राष्ट्रीय विषय में अगर बात करें तो ये नाटो को लेकर लड़ाई है, क्योंकि यूक्रेन और जॉर्जिया जो हैं वो अर्स्टवाइल यूएसएसआर का हिस्सा थे जब रशिया अलग हुआ उनसे। तो यूक्रेन ने अपना जो चयन किया कि जो 28-30 देश थे जो नाटो का पार्ट थे, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज जो जिनके नाम से है, उसमें अमेरिका, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, अमेरिका और कनाडा है, और 30 यूरोपियन नेशंस हैं। तो उसमें इन वेटिंग जॉर्जिया और यूक्रेन भी हैं, इनकी एप्लीकेशन नाटो में है। एक बार वो नाटो के पार्ट बन गए तो रशिया को ये डर है कि अमेरिका और बाकी जो अमेरिका के साथ नाटो अलाइड फोर्सेस हैं वो रशिया के खिलाफ एक वॉर कैंपेन शुरू कर देंगी, उसको यूक्रेन को अपना बेस बना लेंगी और वहां से वो रशिया पे कभी भी अटैक कर सकती हैं। तो अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए ये पुतिन ने जो है
ये वॉर छिड़ी है यूक्रेन में, इसको ज्यादा पुतिन वर्सेस यूक्रेन वॉर कहा जा रहा है, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर नहीं कहा जा रहा है। इस तरीके का जो है वो भ्रमजाल या कह लीजिए कि इस तरह का मीडिया सोशल मीडिया एक्टिविटी की जा रही है कि ये पुतिन में लड़ाई लड़ी है अमेरिका के खिलाफ। तो पुतिन को उसमें हीरो बनाया जा रहा है। अब इस वॉर के बाद क्या पुतिन हीरो बन के निकलते हैं या इस वॉर के बाद पुतिन का प्रेसिडेंट बन के रशिया का रहना मुश्किल रहेगा, तो इन सब बातों को हमें देखना पड़ेगा, संजीदगी से विचार करना पड़ेगा। मेरी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम से यही गुजारिश है कि आप उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जरूर लड़ें। वाराणसी में आपका कैंप है 3 दिन का, आप गोरखपुर, वाराणसी, बस्ती और वहाँ के जो सीटें हैं 6 सीटें जिसपे 7 सीटों पे इलेक्शन चल रहा है अभी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आप वो भी करें। पर उसके अलावा आप जिस तरीके से ये बच्चे फंसे हुए हैं, आप प्रधानमंत्री पहले हैं और बीजेपी के प्रचार मंत्री बाद में हैं, तो आपसे यही गुजारिश है हमारी सबकी कि आप उन बच्चों को सेफ इवैक्यूएशन के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ हो कराएं। उन बच्चों को इस वॉर में यूक्रेन की या रशिया की ढाल न बनने दें, और इन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। ये बेचारे पढ़ने के लिए वहाँ गए हैं और किस तरीके से फंस गए हैं, तो इनको किसी तरीके से आप वहाँ से निकालें। और जितना भी एफर्ट आपने अभी तक करवाया है, स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से एयरप्लेन में बच्चों को संबोधित किया, या एक वीडियो और आया जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में एक बच्चों से बात कर रहे हैं और वहाँ के जो मेयर थे रोमानिया के, उन्होंने उनको कहा कि आप खाना पीना तो हम दे ही रहे हैं, शेल्टर हम दे रहे हैं, आप इन बच्चों को पहले बताइए कि आप इनको यहाँ से लेके कब जाएंगे। तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्लियर कट लफ्ज में बोला कि ये इनमें संतावना मत दीजिए इनको, बाकी सब तो हम दे ही रहे हैं, आप ये बताइए बच्चे घर वापस अपने कब जाएंगे। तो थोड़ा सा वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ जो मिनिस्टर्स गए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करनी पड़ रही है दूसरे कंट्रीज की, क्योंकि अगर पूरे उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की विफलता रही है इस मिशन में। अगर ये मिशन पहले से ही तरीके से किया गया होता तो अब तक सारे बच्चे अपने परिजनों के पास, अपने परिवारों के पास लौट कर आ जाते। जो भी गिनती रही 20,000 बच्चा था, आप कह रहे हैं कि 8,000 से ज्यादा बच्चा फंसा है, 4,000 बच्चा तो सिर्फ रोमानिया में बॉर्डर पे फंसा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि सब काम छोड़ के पहले इन 8,000 बच्चों को उनके घर वापस पहुंचाएं और उसके बाद ही कुछ इसके बारे में बात की जाए। अगले शुक्रवार तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। अगले शुक्रवार फिर किसी नए सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।